अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो बंद कमरा होता है ना, हर तरफ से बंद, जैसे ये कमरा है, ये आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई कर देता है। जैसे आपको फुर्सत मिले किसी ऐसी जगह पे जाके बैठे जहाँ पे खिड़की हो, फिर खिड़की के बाहर कोई दरख्त हो, फिर वो दरख्त ढूंढे जहाँ पर परिंदे आते हों। लोग परिंदे को कैद करके रखते हैं ना कि भाई हमें बड़ा पसंद है। पेड़ लगाएं, दाना डालें, पानी डालें, परिंदे भी जानवर भी उधर ही रहेंगे। तो आप नेचर के करीब अगर रहते हैं, जो कनेक्शन है अपना नेचर की तरफ आप रखें, फितरत के साथ, जानवरों के साथ, इंसानों के साथ तो हमारा है ही, खुदा के साथ हमारा कनेक्शन तो है। मगर अगर ये वो लोग जो जिन लोगों के पास कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, अधूरे, नामुकम्मल, परेशान होंगे। क्योंकि लाइफ का जो तजुर्बा है वो कनेक्शन के बगैर नहीं। मैंने अटैचमेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया यहाँ पे। अटैचमेंट है तो पेन है, मैंने उस कनेक्शन की बात नहीं की। मैंने उस कनेक्शन की बात की है जहाँ पर ना खुद बाउंड होते हैं, ना किसी के साथ आपको बाउंड किया जाता है। ये आपकी पर्सनल चॉइस की कमिटमेंट होती है, आप करनी हो तो आप कर सकते हैं, ऊपर से आपको कोई इम्पोज नहीं करता। ऐसे ही है। तो नेचर के करीब रहें, नेचर के करीब रहें, नेचर के पास रहें। और जितना नेचर से दूर होंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी और आपकी फ़िक्रें बढ़ जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आजकल तो थेरेपी भी शुरू हो गई है। लोग पता है क्या करते हैं, नंगे पाँव घास पे चलते हैं, क्योंकि जो आपके तलवे हैं ना, जब वो घास को लगते हैं तो फिर उससे एक मुझे नहीं पता इसकी कोई साइंस भी है, इसमें कोई थेरेपी है जिससे आपका पूरा जिस्म जो है, आपके पूरे जिस्म के जो आर्गन्स हैं वो कुछ हील होना शुरू हो जाते हैं। और आजकल ये लेटेस्ट टेक्निक है, ये बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं करवा रहे हैं। तो हम अपने आप को जितना नेचर के करीब रखेंगे, हम बीमारियों से दूर होंगे। तो अब ये मेरा स्टार्ट मैंने इसलिए यहाँ से लिया ताकि हम अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें, ख़ुद भी इसके करीब हों और इस सिस्टम में आके अपने आप को ठीक करें। नाज़रीन, आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है और सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे डायलिसिस के ऊपर। और डायलिसिस में वो सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे नाज़रीन, जैसे बहुत से लोग नहीं जाना चाहते डायलिसिस की तरफ, डरते भी हैं, घबराते हैं कि ये बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा अगर हमें आदत पड़ गई और गुर्दों का कोई मर्ज़ हो गया है तो अब हम इसको किस तरीके से, क्योंकि डायलिसिस लोगों के पास आखिरी ऑप्शन है, इसको डिले कैसे कर सकते हैं गुर्दों के अगर कोई ऐसे मसले को। डायलिसिस का पूरे पाकिस्तान में आपको पता है जगह ही नहीं मिलती, आपको टाइम ही नहीं मिलता। एक बार डायलिसिस पे लग जाओ तो लोग ये कहते हैं कि लग गए, अब आप बस इसी पे लगे रहेंगे, इसी पे आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो इस पे हम आज बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई आपके घर में ऐसा पेशेंट है जो डायलिसिस से घबराता है, डरता है, वो नहीं चाहता उसकी ज़िंदगी में उसको ये जो है ना डायलिसिस के जाके जो है ना ट्रीटमेंट्स अपनी करवानी पड़े, तो आज हमारे पास एक ज़बरदस्त मेहमान है, डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब हैं हमारे पास, जो कि हर्बल मेडिसिन एक्सपर्ट है। हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को जो है डायलिसिस से थोड़ा डिले करके बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर आपकी? आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में मधु हो चुके हैं। हमने आज ख़ास आपको डायलिसिस को डिले कराने के लिए किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं इसलिए आपको मधु किया है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि गुर्दे फेल होने की इब्तिदाई अलामात क्या क्या है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें पता होना चाहिए इन सारी सिचुएशंस का। तो प्लीज़ ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट डायलिसिस की तरफ चला गया है तो ये हमारा एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लोगों का कि हम डायलिसिस की तरफ जाते नहीं हैं और करवाना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि अगर वाकई ही ज़रूरत पड़ गई है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है घर वाले, तो वहाँ पे बजाय इधर उधर जाने के डायलिसिस करवा लेना चाहिए। मेरा भी इत्तेफाक हुआ है USA जाने का और वहाँ पे मैंने देखा है कि 30-30 साल से लोग डायलिसिस करवा रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल। घरों में भी हो रहा है, PD भी हो रहा है, पेरिटोनियल डायलिसिस भी हो रहा है। मैं पहले भी UK में रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है 2005 में। पाकिस्तान के अंदर ये बाहर है पेरिटोनियल डायलिसिस, पानी से जो अब डायलिसिस होता है। मैं समझता हूँ ज़रूरत है और जहाँ करवाना है नहीं पानी से किस तरह की डायलिसिस? मुझे ये समझ नहीं आई, देखने वालों को तो बताएं क्योंकि आप तो अमेरिका और UK में देखा है, हमें भी पता चले। देखें, कुछ डायलिसिस हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं होमो डायलिसिस ना, हाँ, ब्लड साफ़ किया जाता है मशीनों के ज़रिए। ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, एक ये महंगा है भी है, तकलीफ दे भी है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही हैं कि आप घर के अंदर ही अपने आप डायलिसिस कर सकते हैं। मतलब क्या टीवी देख रहे हैं साथ साथ डायलिसिस हो रहा है, हाँ, काम कर रहे हैं साथ साथ डायलिसिस हो रहा है, लैपटॉप पे बैठे हैं डायलिसिस हो रहा है, ऑफिस में बैठे हैं डायलिसिस हो रहा है। व्हाट इज दिस इज ऑल लाइक? इट्स अ कोई मशीन बॉडी के साथ ही लग जाती है। अच्छा। और ये इसके अंदर भी मुख्तलिफ डायलिसिस हैं। इसके अंदर आप घर के अंदर मशीन भी रख सकते हैं, जैसे बाहर UK में लोगों ने रखी हुई है घरों के अंदर। अच्छा, लेकिन वो अवेयरनेस देते हैं पहले असल में लोगों को, वीडियो पे दिखाते हैं, टीवी पे कि आपने कौन सा डायलिसिस करवाना है। आप डायलिसिस की तरफ जा रहे हो, आप डायलिसिस की तरफ जा रहे हो,
आपने सोचना है कि क्या करना है। बाजू पर फेचूला बनवाना है, आपने गर्दन पे लाइन लगवानी है, आपने परमागैथ लगवाना है। ये चलता है, टांग पे लगता है, ये 20-21 दिन चलता है। तो ये इसका कितने टाइम किस्म के हैं टोटल? बहुत- एक आपने कहा टांग पे लगता है, और ये 20-21 दिन 22 दिन का टाइम होता है टांग अच्छा। वाला। ये वाला टाइम होता है 35 से 40 दिन का। ठीक है। और जो परमागैथ लगता है उसका टाइम होता है 6 माह से 1 साल ये का। कहाँ लगता है? ये परमागैथ यानी कि ये अगर कहीं ना लग रहा हो, बाजू पे फेचूला ना बन रहा हो, हाँ। और कोई लाइन ना लग रही हो, बार बार लाइन लग रही होती है, हाँ। फिर परमागैथ लगता है। ये 6 माह से साल के लिए लग जाता है। अच्छा। उससे सबसे ज़्यादा बेहतर होता है जो बाजू पे लगता है। फेचूला बनवा लेना चाहिए। जो मैं आज बड़ी अहम बात बताना चाहूँगा नाज़रीन को, अक्सर लोग हम फेचूला नहीं बनाते, एवी फेचूला इसको बोलते हैं। ना बनाने से ये नुकसान होता है कि वो लोग बेचारे सारी ज़िंदगी इधर लाइन डाल, इधर लाइन डाल, इधर लाइन डाल, इधर लाइन डाल, परमागैथ लगा, तो ये 15 से 20 सालों के लिए बन जाता है। ये वाला 10-15 सालों के लिए बन जाता है। अच्छा, बनवा लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये सारी परेशानियों से बचे रहें, तो जो आपने थीम मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा लगा, जो आपने नेचर की तरफ आने के लिए कहा है लोगों को। हाँ। मैंने देखा है अपने इस तजर्बा में, इस काम के अंदर, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, कि जो लोग नेचर के करीब हैं वो इन परेशानियों से बचे हुए हैं। वो डायलिसिस से बचे हुए हैं, वो और बेशुमार अमराज से बचे हुए हैं। रियली। अच्छा, मैं तो और ये हकीकत भी है। जो भी आपने घास पे बात की है, बेसिकली आजकल जो घास है, हमारे पाँव के अंदर भी कुछ पॉइंट्स अल्लाह ने रखे हैं, हमारे हाथों में पॉइंट रखे हैं अल्लाह ताला यही ने। मैं इस बात पे मैंने इस पे डिटेल में बात क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे इसकी रिसर्च का इतना नहीं पता, मगर मैंने ये सुना था। मैं भी इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं किडनी पे ज़्यादा बात करूँगा। डॉक्टर बहुत पुराना जो है ये जो हर्बल ट्रीटमेंट्स करते हैं, वो लोग तो कब से कहते हैं कि घास पे चलो, घास पे चलो कहते हैं। हाँ, हर्बल हो या कोई भी डॉक्टर हो, लेकिन घास पे चलना चाहिए, बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा है। और मैंने देखा है कि लोगों की बिलाई भी ठीक होती है। हाँ, नहीं, अगर आप घास को देखने से बड़े फायदे हैं। हाँ, सब्जे को देखने के बड़े, को देखने से उससे भी आंख बड़ी बेहतर होती है, धुंधलापन खत्म होता है। ये लोगों को समझ नहीं शायद। मैं अक्सर लोगों से, पेशेंट से कहता हूँ, यार आप एक दिन रखें, पार्क में जाएं, हाँ। वहाँ बैठें, जैसे सीजन है आजकल किन्नू का, अमरूद का, मौसमी का, वहाँ लेके जाएं, आप घास में बैठे दरख्तों को देखें, वहाँ बैठ के खाएं। धूप की रोशनी से इलाज करें, सूरज की रोशनी से भी इलाज होते हैं। वहाँ बैठे विटामिन लें और फील करें कि मेरे बॉडी के अंदर यहाँ पे किडनी पे आ रहा है, गुर्दे आ रहे हैं, और आप उसको फील करते रहे। यहाँ फील करेंगे सर भारी हो जाएगा। फिर मैंने बिल्कुल इसी तरह हमने घर के बाहर ना आगे घास में दरख्त लगाया और बड़ा खूबसूरत उसने छाव दी हुई है। उधर झूला डाला है हमने रस्सी का, तख्ते के साथ, बड़ा प्यारा। ठीक है, साइड पे ही ना हमने सारी वो लगाई हुई हैं जो अपनी हर्बल, अपनी जो घर की सारी जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्जियां सारी अपने हाथ से लगा के। ठीक है, झूला है इधर, ऑर्गेनिक सब्जियां, इधर घास ही घास है खेलने के लिए। तो हम तो उधर छाव में बैठ के, तो उधर हमने परिंदों को दाने भी डालने होते हैं। ऐसे ऐसे परिंदे आते हैं, ऐसी ऐसी तितलियाँ, ऐसे कबूतर, ऐसी चिड़िया है, मैं आपको बता नहीं सकती। प्याला भी रखा हुआ है, उसके साथ दरख्त के साथ भी पानी वाला बांधा हुआ है, दाने भी रखे हुए हैं। इतना मज़ा आता है वहाँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने देखे थी जो लोग भी परिंदों को दाना डालते हैं, कुछ रोटी के छोटे से टुकड़े काट के डालते हैं। हर एक के घर में रोटी बचती है, वो तोड़ के बड़े कम 5 या 10% लोग होंगे, लेकिन हमें ये करना चाहिए। क्या इसका अजर मिलता है, अरे वाह, पता नहीं क्या दुआएं मिलती हैं। मैंने उन लोगों को परेशान नहीं देखा। सर मुझे, मैं बताऊं, आज मैं जो चल रही हूँ ना, मैं आज इस मीडिया में हूँ, ये थोड़ी सी भी जो मुझे कोई लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार, मुझे लगता है ये इसी वजह से। और मेरे अंदर कोई ऐसे मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखी हैं जो लोग खाना खिलाते हैं, कई इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं समझता हूँ बचे हुए हैं बेशुमार परेशानियों से, वो खाना खिलाने से। तो बहरहाल हमें ख्याल करना चाहिए, बीमारियां भी खत्म होती हैं। बीमारियां भी, क्या बात है, लोगों का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, ताकि। और जो आपने बात की थी कि हम कैसे बस, क्या अलामत क्या हैं गुर्दे ख़राब होने की, तो ये बड़ी अजीब अलामत हैं। अच्छा, जब गुर्दे किसी के भी ख़त्म होते हैं, अल्लाह ना करे कोई भी हो, तो उसमें अजीब सी अलामतें। पहली अलामत तो ये है कि उसके कभी भी गुर्दों में दर्द नहीं होती है। ये कैसे? ये ख़तरनाक बात है। फिर तो पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलता। यानी कि 99% पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता नहीं चल रहा, 99%। अभी एक रिसर्च हुई है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर के 90% लोगों को पता चलता ही नहीं जब उनके गुर्दे ख़त्म होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कि अलामतें कौन सी हैं। गुर्दे ख़राब होने की अलामतें बड़ी अजीब सी, मतलब अलामतें क्या हैं? 10 अलामतें हैं। पहली अलामत है मतली का होना, दूसरी अलामत है वॉमिटिंग का आना, ठीक है, तीसरी अलामत है सांस का फूलना,
चौथी अलामत सर है भूख। सांस तो बहुत से लोगों की ओबेसिटी की वजह से भी फूल जाती है, तेल मिर्चों के खाने से भी अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ये अलामत आप मुझे डिटेल में बताइएगा, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे। हम यहाँ पर डायलिसिस के ऊपर बात करेंगे किस तरह से उसको डिले कर सकते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे साथ मेहमान जो हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज़, वो हमें बता रहे हैं कि डायलिसिस को हम किस तरह से डिले कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम अभी ये जान रहे थे कि जो अलामात हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं। हमें यही नहीं पता चल सकता कि डायलिसिस में स्पेशली अगर किसी पेशेंट को हो गया है, कोई गुर्दों की प्रॉब्लम है और उसको डायलिसिस करवाने पड़ेंगे, तो वो फिर अलामात तो समझ ही कोई नहीं आ रही, क्योंकि पेन ही नहीं हो रहा गुर्दों में। और कोई तो ऐसी अलामात होंगी डॉक्टर साहब जिससे ये पता चल सके कि किसी को गुर्दों का इशू हो रहा है। एक ही अलामत है जो हमें पता है लोगों को, वो एक अलामत क्या है कि आंखों के नीचे स्वेलिंग का होना, अच्छा, या पाँव पर स्वेलिंग होना। 90% लोगों को सर यही वो तो पता ब्लड प्रेशर के लोगों को भी हो जाता है ना, मतलब लोग ये भी तो समझ सकते हैं कि मे बी ब्लड ये प्रेशर एक अलामत की बिना पे हम सोचते हैं कि यार गुर्दों का मसला तो नहीं आ रहा इसका, आंखों पे स्वेलिंग हो रही है, पाँव पर स्वेलिंग हो रही है, वो भी एक अलामत है। अच्छा, लेकिन जो ज़्यादा अलामतें मैंने बताया, मतली, सांस फूलना, कमज़ोरी होना, घबराहट होना, भूख का कम लगना, मतली होना, अच्छा भूख का कम लगना, ठीक है, वो कम हो जाती है। हाँ, और अक्सर दिल ख़राब होता रहता है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे अभी आप बात करते हैं कि सांस का फूलना कई वजह बन सकती हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर आई है फिर भी सांस फूल रहा है, मोटापा है फिर भी फूल रहा है, अल्लाह ना करे कोई लंग्स में पानी है फिर भी फूल रहा है, ब्लड प्रेशर, ब्लड कम है जिसम में फिर भी फूल रहा है। अच्छा, हमें समझ नहीं लग रही होती तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम गलत मौलजों के पास जा रहे होते हैं, गलत मौलजों के पास, गलत डॉक्टरों के पास। हमें खुद नहीं फैसला कर पा रहे होते कि हमारा मसला क्या है। तो ऐसी कौन सी नौबत आती है जिस वक्त हमें जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हमें फील करना चाहिए कि नहीं? जब भी किसी को मतली हो, उसकी वॉमिटिंग ना रुक रही हो, उस बंदे को अपने गुर्दों के टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा, उसको RFT टेस्ट करवाना चाहिए कि मेरा यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ। ठीक है, जब हम गलत मौलजों के पास जा रहे होते हैं, गलत डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं, दमे के डॉक्टर के पास, हम समझते TB हो गई है, हार्ट का मसला हो गया है, हम मैदा ख़राब हो गया, उल्टी आ रही है, तो हम समझते हैं कि कोई गलत चीज़ खाई गई है, कोई साग खा लिया, कोई पराठा खा लिया। हम गलत डॉक्टरों के पास फकियाँ ले रहे होते हैं, फकियाँ खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ इलाज कर रहे होते हैं खुद ही डॉक्टर बन के। तो ये फैसला कब करना है कि ये डायलिसिस फैसला कब उसी शुरू वक्त करवाना करना है जब बंदे को पता चल रहा है कि चंद दिन हो गए मैं ठीक नहीं हो रहा, वक्ती तौर पे मैं दवाई लेता हूँ, कोई फकी लेता हूँ, कोई मेडिसिन लेता हूँ, मेरा गैस कम हो जाती है, मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन फिर हो जाता है, फिर उसको अपने गुर्दों के टेस्ट करवाने हैं। मैंने अक्सर देखा जो अच्छे मॉलेज हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, वो देखते हैं यार पेशेंट का ये मसला ठीक नहीं हो रहा, वो रिकमेंड करते हैं, फिजिशियन जो होते हैं, वो जनरल डॉक्टर हैं, वो मेडिकल के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं यार तुम अपने गुर्दों के टेस्ट करवाओ। अच्छा, जब गुर्दों के टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि आपका क्रिएटिनिन तो 9 पे पहुंचा हुआ है, 1 होना चाहिए हमारे जिस्म केराटिन में, ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अच्छा, 1 होना चाहिए। मेरे जिस्म और आपके जिस्म में ब्लड में 1 is enough to क्रिएटिनिन की have मकदार है creatine। 0.5 से लेके 1.3 तक बस। एक कॉल शामिल करते हैं, बशारत साहब की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बशारत भाई, मेरा सवाल डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जब पता चले गुर्दे खराब है, इख्तियारी तदाबीर क्या है, क्या करना चाहिए मरीज को, किन चीजों से परहेज करना चाहिए? गुड, बताइए। बड़ा अहम सवाल है जी ये। जब भी पता चल जाए किसी को कि उसको गुर्दों का मसला आ रहा है, सबसे पहले वो गोश्त को बंद करे, प्रोटीन को बंद करे, कोई भी प्रोटीन ज़्यादा ना ले। क्रिएटिन बढ़ेगा? बट क्रिएटिन है क्या चीज़? हमारी प्रोटीन की वेस्ट चीज़ है। जो हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाएंगे, केला है, गोश्त है, दालें हैं, हम उनका ख्याल कर लें। और ऐसी सब्जियां हैं जो गैसेस बनाती हैं, बैंगन है, तो सर भिंडी है। चिकन भी मना होगा, चिकन भी चिकन प्रोटीन तो का खैर इंटेक वो है? सबसे ही हम इस पर इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, हम इसको इतना अच्छा नहीं समझते। ब्रायलर है या कोई भी, तो वो खैर बंद इसमें ही है। हम ज़्यादा वो नहीं करते बात, क्योंकि लेकिन हमें सब्जियों की तरफ आना है, हमें अपनी खुराक का ख्याल करना है, हमें वो चीज़ें नहीं लेनी। एक ग़िज़ाई चार्ट मैंने पहले भी शायद कहा था आपको कि हमने बनाया हुआ है और हम ये दे रहे हैं लोगों को कि यार जिनका बढ़ गया है यूरिया क्रिएटिनिन, वो इस खुराक का ख्याल कर लें, वो चीज़ें ना खाएं। जैसे आजकल शकरकंदी आई हुई है, संगाड़े हैं, मूंगफली है, किन्नू माल्टा मौसमी है, ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है गुर्दे के मरीज़ों के लिए, उनका ख्याल कर लें। लेकिन अगर मरीज़ का पता चल गया है, पहले तो जब मैंने बताया ये अलामतें अजीब सी हैं, हाँ दर्द होता है उन लोगों को जिनको स्टोन हो गुर्दों में, वो भी एक वजह है। गुर्दे ख़राब होने की 10 वजह में चौथी वजह हमारी स्टोन्स भी हैं, बार बार बनना। अगर स्टोन्स बन रहे हैं तो बर वक्त पता चलता है, उस बंदे को पता चल जाता है जिनको गुर्दों में दर्द हो रही है, उनका तो पेन होगा डॉक्टर साहब। तो वो जब पता लग जाता है बंदे को कि मेरे स्टोन्स हैं, तो उसका इलाज करवा लेते हैं, वो बच जाता है। बाकी लोग नहीं बच रहे, उनका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता वो अलामतें इकट्ठी होती जाती हैं, कुछ लोगों को नहीं पता चलता। रफीक भाई की कॉल है, फैसलाबाद से अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी रफ़ीक भाई क्या कहेंगे? एक तो हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि मेरा हकीम साहब से कि मेरा बच्चा है वो 20-21 साल का है, जवान बच्चा है। जी। यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहता है। अच्छा। वेस्ट में उसके किडनी में ना स्टोन है। हमने वो उसका वो करवाया था, जो नहीं करते वो रेत के साथ जी। वो निकलवाया, वो पीसेस करके उन्होंने निकाल दिया, लेकिन दोबारा फिर बन जाता है। ये छोटा उम्र में बच्चा चलें, छोटा। इसके लिए कोशिश करें कि ये एक कहवा है, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा। वाह। वो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, अपने मरीज़ों को, कि वो पिया करें। अर्क निकाल के उसका कावा पिए, हाँ, ठीक है। वो यानी कि वो इतना ज़ीरा, इतनी सौंफ, 8-10 इलायची 1 लीटर पानी में 1 थर्मोस बना लें रोज़ाना, अच्छा। उसके 6 कप वो रोज़ पिए। ये 6 दिन 7 दिन का छोटा सा टोटका होता वाह है। सर, ये एक खाने का पूरा चम्मच हो गया ना, इतना नहीं, जीरा, बड़ा इतना बड़ा सौंफ चम्मच या है। जब आप औरतों को पता होता है, घर वालों को, कि एक कप चाय बनानी है तो उसमें कितनी डालनी है पत्ती, हाँ या कॉफ़ी कितनी डालनी है, हाँ। और 6 कपों में कॉफ़ी कितनी डालनी सर, है, या कहवा। ये इतना कोई पानी है, ठीक है, तो अब कितना चाय का चम्मच या नहीं, खाने का 1 चम्मच? थर्मोस पानी, ये आधा लीटर पानी है, ठीक है। 250, वो 1 लीटर पानी के अंदर यानी कि आप समझ लें कि 4 बड़े चम्मच, अच्छा। और 4 ही सौंफ के चम्मच, और 4 ही सफ़ेद ज़ीरा, और 8-10 इलायचियाँ, अच्छा। उसका कहवा बना के पिया जाए। पपाए को लाइफ में शामिल करें, पपीते को, खरबूजे को, जो अल्कलाइन वाले फल हैं। जब आड़ू का सीज़न आए तो आड़ू खाया जाए। हाँ। तो बहरहाल ये चावल वगैरह, पालक वगैरह, कच्चा टमाटर, केला, वो चीज़ें जो तंग करती हैं वो ना ली जाएं। चावल भी? चावल भी बहुत ज़्यादा गुर्दे वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, जिनके स्टोन बन रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, चावल क्या नुकसान करते हैं? देखिए, कुछ स्टोन्स मुख्तलिफ किस्म के बनते हैं, कुछ यानी कि इस पर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे स्टोन्स के ऊपर ना। लेकिन अब स्टोन कोई भी बन गया, इन्होंने लेज़र लगवा लिया, निकल गया। अच्छा, स्टोन निकल तो जाते हैं लेज़र से या ऑपरेट से, तो जो कैविटी होती है ना, मिसाल 7 mm का स्टोन निकला है, 8 mm का, ये जो कैविटी है यहाँ पे, वो कैविटी तो रहेगी, वहाँ पे दोबारा बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा, शायद इसलिए साहब की भी कॉल पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई कॉल। अच्छा जी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई मशवरा चाहिए आपको तो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गुर्दों के इलाज के लिए कोई हर्बल मेडिसिन, कोई ऐसी दवाइयाँ हैं कि उसको ट्रीट किया जा सके कि बंदे जो हैं ये डायलिसिस की तरफ ना जाएं? देखिए जी, बिल्कुल ऐसा है। हम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ग़िज़ाई चार्ट है, ऐसी हर्बल चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस डिले हो सकता है। हम ये क्लेम नहीं करते कभी भी कि डायलिसिस नहीं होगा। हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर उसने साल के बाद डायलिसिस पे जाना है तो वो 10 साल निकलवा सकता है अपने, अल्लाह के फजल करम से 10 साल तक वो डायलिसिस से बच सकता है, अगर वो खुराक का ख्याल करे और कुछ हर्ब्स मेडिसिन है वो लेता रहे। अच्छा। तो वो बच सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल। मैं यही जो वहाँ पे 50 लोगों का डेटा देकर आया हूँ हार्वर्ड में, तो वो वही लोग हैं जो मेरे पास आ रहे हैं। कोई 2003 से आ रहा है, कोई 2005 से आ रहा है, कोई 2008 से आ रहा है, और अभी तक वो लोग डायलिसिस पे नहीं गए। तो बड़ी हैरानकुन बात बता रहा हूँ कि 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं, खुराक का ख्याल कर रहे हैं। जो नेफ्रॉन्स डैमेज हो चुके हैं उनके, वो हो चुके हैं। क्रिएटिनिन का लेवल मजीद थोड़ा सा लाइफस्टाइल उन्होंने अपनी डाइट में चेंज किया, बड़ा चेंज करना पड़ता, थोड़ा नहीं, काफ़ी चेंज करना पड़ता है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, फिर डिटेल इस पे भी बात करते हैं। और ये कोई मेडिसिन ऐसी जो हैं जो आपको लगता है आपको बता देनी चाहिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ बताइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अभी हम बात कर रहे हैं कि डायलिसिस को किस तरीके से रोका जा सकता है, कौन सी हर्बल ट्रीटमेंट्स या हर्बल ऐसी मेडिसिन हैं जो हम खा सकते हैं और हम डायलिसिस को डिले कर सकते हैं। जी बताइएगा, आपने बताया कि ऐसे ट्रीटमेंट्स और ऐसे हर्बल जो है दवाइयाँ मौजूद हैं। देखने वाले अगर इस बात को जान सकें वो कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो खाएँ तो डायलिसिस रुक जाए? ऐसे हम रुकने की बात नहीं करते, ना ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कभी। हम इसको डिले करते हैं सिर्फ, कि हम डिले कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि भी डायलिसिस रोक दें या रुक जाएगा। हम डिले कर देते हैं कि साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। मेरे पास 10,000 लोग हैं जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए, लेकिन वो खुराक का ख्याल कर रहे हैं और जो हमने कुछ चीज़ें दी उनको, ये हर्ब्स जो आप बता रहे हैं, बेसिकली हमने काम किया एसिड पे और अल्कलाइन पे। ये हम खा जो रहे हैं सब ज़िंदगी में, इस टाइम जितने भी लोग ज़्यादातर हम एसिड को ही खा रहे हैं, अल्कलाइन की तरफ हम आ नहीं रहे। हमें पता नहीं चल रहा कि अल्कलाइन क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ों में अल्कलाइन है।
तो बहरहाल हमने तो कुछ चीज़ें बाई माउथ दी हैं, जो ग़िज़ाई चार्ट बनाया है कि आप ये चीज़ें लें। अच्छा, लोग, आखिरी बात में ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग हैं वो काफ़ी डरते हैं कि अगर हम गुर्दों का इलाज नहीं कराएंगे, डायलिसिस पे नहीं जाएंगे तो गुर्दे फेल होने के चांसेस बहुत हैं। और डॉक्टर्स भी, आपको पता है, इस बात से बहुत डराते हैं पेशेंट्स को, कि उनको यही लगता है कि भाई हमारे तो गुर्दे फेल हो जाएंगे, पर हम तो गए काम से। देखिए गुर्दे तो फेल हो रहे हैं ऑलरेडी, पहले ही हो रहे हैं, और वो अपना डायलिसिस पे नहीं गए, देन इट कैन टेक अ लेकिन देखिए सीवियर। डायलिसिस पे तो जाना है। जब गुर्दे खत्म होने का मतलब है कि उसने डायलिसिस पे जाना ऐसे ही है, है। यहाँ ट्रांसप्लांट कराना ऐसे ही है, है। दो ही हल है। तो जाना तो पड़ता है, वो आप खुशी से जाएं, गमी से जाएं, मुंह बना के जाएं, टेंशन में जाएं, जाना है। हम भी कहते हैं, हमने भी एंड ऑफ द डे जाना ही है। जाना है। आपसे डिले ही कर सकते हैं उसको, अच्छा, ये नहीं कह सकते कि वो सारी जिंदगी रोक लेंगे। ये लाइफस्टाइल चेंज करके, ग़िज़ाई चेंज करके, हर्ब्स करके, ये फिर सारा, भी इसके इसके बावजूद अब केस ही आया, क्रिएटिन जो मेरे पास आया, मिसाल पेशेंट आया, उसका क्रिएटिन 12 पे पहुंचा हुआ है, हाँ यूरिया 200-250 पे पहुंचा हुआ है। हाँ, वहाँ पे तो हम केस भी नहीं लेते ना मरीज का। ठीक है, हम कहते हैं पहले जाएं, पहले डायलिसिस करवाएं, ठीक है, पहले अपना लोड खत्म करें, इमरजेंसी खत्म करें, तबीयत ठीक करें, हाँ। फिर हम आपके डायलिसिस को रुकने के सर, चांस आपने होते हैं जो चौथे। डाइट चार्ट बनाया, मैं चाहूँगी आखिरी में, टाइम कम है, वो भी ज़रा दोबारा रिपीट कर दें एक। देखिए जी, ग़िज़ाई चार्ट जो हमने बनाया है, वो हमने आपको पिछली दफ़ा मैंने दिखाया था, वो हम चाहेंगे कि ये नाज़रीन को मैं आपको दे देता हूँ अपने आपके अदारे को, ताकि वो जो भी आपसे मांगे आप अपना खुद भी दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी आया हुआ है हमारा ग़िज़ाई चार्ट। हम कहते हैं कि चंद ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक ना लें, ठीक है, आप हल्की खुराकें लें, जिसमें कलवंजी है, अजवाइन है, सना मक्की है, ये लोबान है, जो हम फार्मूला बनाया हुआ अपना, वो 10 चीज़ें हैं। और हम कहते हैं ज़्यादा हैवी खुराक की तरफ ना जाए, ताकि ज़्यादा प्रोटीन ना जाए बॉडी के अंदर, और आपका यूरिया क्रिएटिन ना बढ़े ज़्यादा रोज़ाना। ये रोज़ बढ़ता है यूरिया क्रिएटिन, 40 यूरिया मेरे भी बनता है, आपके भी बनता है। मेरा और आपका खारिज हो रहा है, जो गुर्दे वाले पेशेंट उनका खारिज नहीं होता। इस तरह क्रिएटिनिन बनता है, यूरिक एसिड बनता है, कोलेस्ट्रॉल है हमारे, वो बॉडी के अंदर अल्कलाइन जाना चाहिए, और एसिड को हमने कम करना है। वो खैर मैंने ग़िज़ाई चार्ट बनाया है, और इसी तरह को हर्ब्स बनाई हैं, वो हम देते हैं बाई माउथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको डिले कर लेते हैं। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर वक़ार नियाज़ हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बड़ी अच्छी तरीके से डिटेल में जाके बताया कि किस तरीके से हम अपने गुर्दों का ख्याल कर सकते हैं, और कौन सी लाइफस्टाइल हैं, कौन से हर्ब्स हैं जो इस्तेमाल करें, अपने ग़िज़ाओं में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आएँ तो हम अपने इस गुर्दों को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। और तीसरी बात वही जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बोली थी कि नेचर के करीब हो जाए। नहीं, इज़ एग्री विद दिस, कि जितने अपने नेचर के करीब होंगे, उतना आपके जो है ना सारे ऑर्गन्स जिस्म के वैसे ही अच्छे काम करेंगे, और आप बाकी बीमारियों से बचेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आप। नाज़रीन, दोस्त वो है जिसके साथ आप बैठे हों और कोई गुफ्तगू ना हो रही हो, मगर आप खुश हैं कि वो पास बैठा है, ये दोस्त है। दोस्त वो है जब भी आपका और उसका इंटरेस्ट क्लैश कर जाए ना, तो वो हमा वक्त अपना इंटरेस्ट छोड़ने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाए, यही दोस्ती है। दोस्त वो है जो हर वक्त वो करने को तैयार हो जो वो समझता है कि वो आपके हक़ में। दोस्त वो है जो हर वक्त अपनी जान आपके लिए देने के तैयार हो जाए। और असल में दोस्त वो है जिसके दिल में कोई भी ऐसी बात हो वो आपको बता दे। दोस्त वो है जो आपको मौका दे कुछ करने का, कुछ बनने का, और आप खुश हों कि इसने मुझे जगह दी, इसने मुझे मौका दिया। दोस्त वो है जिसके कंधे पे आप ऐसे हाथ रख के सड़कों के निकले, यारियां करें, बोतलें पिएं, खाने खाएं, गप्पे मारें। और दोस्त वो है जिसके साथ आप बैठ के फजूलियात वाली गुफ्तगू करें, हंसें, ही खाका टट्टा करें, और आप इंजॉय करें, और आप अपना दिल हल्का करें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके निकलें। ये सलीम बुखारी साहब कहते हैं, मगर थोड़ी बातें कुछ मैंने भी अपने जो है एक्सपीरियंस के साथ एलैबोरेट किया। आज हमारा जो टॉपिक है नाजरीन, वो है दोस्ती के ऊपर। तो दोस्त क्या होता है, दोस्ती क्या होती है, आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और क्या एलैबोरेट करेंगे दोस्ती को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहेंगे, आज दोस्ती का टॉपिक है। बहुत अच्छी बातें आपने की, और दोस्त की बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने दी। ये तो सलीम बुखारी साहब का कमाल है जो मैंने अपने नहीं बुखारी साहब का कमाल है जो मैंने थोड़ा सा बोल दिया। लेकिन बहरहाल वो अल्फाज जो थे उसमें कुछ डेफिनेटली आपने भी कुछ चीज़ें ऐड भी की उसके अंदर। बहुत सही कहा आपने।
देखिए, जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ हम इंसान एक माशरती हैवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेडनेस से हमारी। हम वो बातें जो शायद अपने घर में माँ से, बाप से, बहन से, दोस्त किसी और से नहीं कर सकते, वो दोस्त से इस तरह कर जाते हैं जैसे हम अपने आप से कर सकते हैं। क्या बात। तन्हाई में जो बातें या तन्हाई में जो सोच आती है, जिसे हम ये सोचकर शेयर नहीं करते कि मुझे इसका नुकसान तो नहीं हो रहा कहीं शेयर करने से। दोस्त एक ऐसी हस्ती होता है कि जिसको आप ये सोचकर बता रहे होते हो कि शायद मैं तो कभी किसी को बता दूं, लेकिन ये कभी किसी को ना बता सकता, ये बता सकती है। कबर समझ के, बिल्कुल। अब इसके बारे में 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक इस्लामी कॉन्सेप्ट है दोस्त के बारे में, एक नफ्सियाती कॉन्सेप्ट है, एक समाजी कॉन्सेप्ट है। सबको बारी बारी देखते हैं। ठीक। सबसे पहले बहुत खूबसूरत, जो मुझे सबसे अच्छी, जो वैसे तो सारी हदीस ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो नाम जहाँ जुड़ जाए, मगर एक हदीस दोस्ती के हवाले से उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। क्या? उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त के दीन पर होते हो, या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे दीन पर होता है। यानी जो तुम्हारा दीन है, मजहब है, जिसे तुम बिलीव करते हो, दरअसल तुम्हारे दोस्त का भी वही दीन, वही मजहब बन जाता है। अब दीन से बड़ी कोई तब्दीली नहीं है जो इंसान के अंदर आ जाए सिर्फ दोस्ती की वजह से। लिहाजा आपने एक नसीहत की, आपने कहा दोस्त बनाते हुए बहुत गौर से देखना चाहिए कि क्या ये बंदा जिसे मैं दोस्त बना रहा हूँ इस काबिल है किसी दोस्त बनाऊं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम की 6692 नंबर हदीस है मुस्लिम की, बहुत ही मतलब वो इस टॉपिक के हवाले से उसका बहुत जिक्र किया जाता है। उसमें आपने फरमाया कि अच्छा साथी ऐसे है जैसे मुश्क या खुशबू की दुकान, और बुरा ऐसे है जैसे भट्टी, जैसे कोई आग जल रही हो। जब उसके पास बैठोगे तो तुम्हारा जिस्म और तुम्हारे कपड़े जलेंगे, लेकिन जब मुश्क के पास बैठोगे, जब खुशबू के पास बैठोगे, तुम कहीं भी चले जाओगे, उस इत्र की खुशबू हमेशा तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारी रूह से आती रहेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, सूरह अल-माइदा की गालिबन आयत 57 है, वैसे सूरह माइदा की 3-4 आयात में दोस्ती का जिक्र है, मगर उसमें एक जो डेफिनेशन दी वो ये दी गई कि ए ईमान वालो, उन लोगों को अपना दोस्त ना बनाओ जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को, तुम्हारे अल्लाह को खेल कूद बनाया हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला में फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जो दोस्ती करे वो तुम्हारा दोस्त है। ये तो इस्लामी कॉन्सेप्ट, यानी अल्लाह के दोस्ती के हवाले से। मौला अली ने एक बड़ी खूबसूरत बात की नहजुल बलागा में। मौला कहते हैं, गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। दोस्ती दरअसल आपको अमीर कर देती है, दोस्ती आपको अमारत के दर्जे पर फायज कर देती है। गालिब ने बड़ी खूबसूरत बात की दोस्ती के बारे में। उन्होंने कहा, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नाज से। ये आजकल नसीहतें करने वाले नहीं, उसने कहा ये नहीं चाहिए। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नाज से। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। दोस्त वो है कि जो मेरी गम गुसारी करे, जो मेरी चारा साजी करे। दोस्त वो नहीं जो पूछे क्यों हुआ, दोस्त वो है जो कहे और चल के उसे ठीक करते हैं, या फिर ये क्या काम हो गया। हाँ बिल्कुल, मतलब दोस्त तो उसका तो मतलब ही होता है जिसमें मुनाफा ना देखे। मुनाफा ना देखे। देखिए, एक बहुत मशहूर एक हकायत है, एक बड़ी मशहूर हकायत है। उसमें कहा गया है कि एक बच्चा था, उसके बहुत से दोस्त थे, तो उसके बाप ने सोचा कि इसको बताऊं कि अच्छा दोस्त किसे कहते हैं। तो उसने बेटे से कहा, बेटा एक लिस्ट बनाओ दोस्तों की। उसने हज़ारों की बना दी। उसने कहा नहीं शॉर्ट करो। उसने 100 की कर दी। कहते नहीं, इनमें से जो सबसे अच्छे 50, करते 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 10 रह गए। उसने कहा बेटा इसमें से भी ना जो तुम समझते हो 5 के बगैर ज़िंदगी नहीं, वो उसने 5 के नाम लिख दिए। उसके बाप ने एक बकरा लिया, उसको ज़िबा किया और उसकी जो गर्दन थी उसमें ब्लड लगा के एक बोरी में बंद करके कहा आओ पाँचों के घर चलते हैं। बेटे को साथ लिया, पहले दोस्त के घर गए। बैल दी बाहर आया, कहा तुम उसको बताओ कि मुझसे किसी बंदे का कत्ल हो गया है। जो ही बच्चे ने बताया, उसने दरवाज़ा बंद करके कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पाँचवें के, पाँचों ने ये जवाब दिया तो बच्चा परेशान हो गया। बाप ने कहा परेशान नहीं होना, सबक है। तुम बताओ मेरे कितने दोस्त हैं ज़िंदगी में। उसने कहा बाबा आपका तो एक ही दोस्त है। उसने कहा उसके घर चलते हैं और अब की बार मैं नहीं आगे होऊंगा, तुम आगे होगे मेरे बेटे। देखते हैं कि मेरे बेटे की मेरा दोस्त इज्जत करता है कि नहीं करता है। बेटा आगे हुआ, बैल दी तो उसके वालिद के दोस्त निकले। उसने कहा बेटा खैरियत है, अब्बू ठीक है, अम्मी ठीक है। उनका पापा सब ठीक है, क्या हुआ। उसने कहा मुझसे कत्ल हो गया है, ये उसका सर है और ये ब्लड लगा हुआ है। उसने कहा बेटा परेशान ना हो, गलती में किया है, केस लड़ेंगे, हम मुआवजा अदा कर देंगे, तुमने परेशान नहीं होना बेटा, अपने वालिद को नहीं बताना मैं तुम्हारा बाप हूँ, अंदर आ जाओ। बस बेटे ने ये देखा और कहा बाबा ऐसा कैसे होगा। उसने कहा बेटा दोस्त वो होता है ये ना देखे तुमसे क्या जुर्म हो गया है, दोस्त वो होता है जो कहे कि आइंदा हमने नहीं करना और कैसे इसको ठीक करना है। बेटा ज़िंदगी में एक बनाओ और अच्छा बनाओ। क्या बात है। बस ये बात है असल में, क्योंकि दोस्त एक दवा की तरह है।
इट्स अ मेडिसिन। क्या बात है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। टॉपिक है हमारा दोस्ती। इस न्यूज़ ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मुझको जन्नत की तमन्ना है मगर शर्त ये है, मुझको जन्नत की तमन्ना है मगर शर्त ये है, मेरे हमरा मेरे दोस्त भी सारे जाएंगे। आज टॉपिक है दोस्ती के ऊपर, दोस्त के ऊपर, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काशिफ फराज साहब से। जी काशिफ साहब, क्या कहेंगे आप दोस्ती के बारे में, दोस्ती के तकाज़ों के बारे में? वो एक ना मुहावरा हुआ करता था, हमा यारा जन्नत हमा यारा दोज़ख। हाँ। तो हमारे एक टीचर कहा करते थे, अगर दोस्त साथ हों तो हमा यारा जन्नत होती है, हमा यारा दोज़ख कैसे हो सकती है? तो जो आपने बात की है कि जहाँ दोस्त हो वहाँ तो दोज़ख का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो जन्नत ही जन्नत है। अच्छा। और देखें ना, एक दोस्त वही है जो दूसरे की आखिरत की फिक्र करे। बिल्कुल, जैसे अभी हमने बात की कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब लाए, या देखे कि कल उसके साथ क्या अंजाम होगा अल्लाह के पास। मैं आपको बता रहा था कि दोस्ती एक दवाई की तरह है, मेडिसिन की तरह है। और ये बात कोई जज्बात में नहीं मैं कह रहा, अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकाइट्री है इसी महीने का, बिल्कुल लेटेस्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि जो दोस्ती है वो दो चीज़ों से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहली चीज़ क्या है, उसमें उन्होंने कहा कि ज़िंदगी अगर इत्मीनान से गुजारना चाहते हैं तो अच्छे दोस्त रखिए, वेलनेस है आपकी उसके अंदर। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, टेंशन से, स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो अच्छा दोस्त सबसे बड़ी मेडिसिन है। बल्कि उन्होंने मेडिसिन के नाम लेकर कहा, मैं वहाँ जेनेरिक नेम नहीं लेना चाहता मेडिसिन के, यूजुअली हम लोग जो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटिक गोलियां लेते हैं, उन्होंने कहा कि इन गोलियों के असरात की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा असरात देखे गए अच्छे दोस्तों के। यानी उन लोगों को जिनको स्ट्रेस थी, डिप्रेशन था, उनमें कुछ लोगों को टैबलेट्स दी गई, कुछ को अच्छे दोस्तों के साथ कंपनी दी गई। जिनको अच्छे दोस्तों से कंपनी दी गई उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे असरात हुए बनिस्बत मेडिसिन के। सो अच्छा दोस्त एक नेमत है। अच्छा दोस्त एक ठंडी हवा की तरह है गर्म मौसम में, और इस तरह के सर्दी के मौसम में एक बहुत गर्म हवा की तरह है। वो आपको बचाता है। वो एक ऐसा कंधा है जिस पर सर रख कर आप रो सकते हैं। वो एक ऐसा हाथ है जिससे आप हाथ मिलाकर कहीं भी सैर कर सकते हैं। वो एक ऐसा कान है जिसमें आप कुछ भी अंडेल सकते हैं। वो एक ऐसा दिल है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। वो एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। वो एक ऐसा वक्त है जिसके साथ आप हर तरह का वक्त निभा सकते हैं। वो ऐसा अंधेरा है जिसमें आपको कहीं डर नहीं लगता। वो ऐसी रोशनी है जो आपकी आंखों को चुंधियाती नहीं है। वो तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह का ख़ास कोई आप पे करम हो तो आपको वो दोस्ती मिलती है। और अच्छे दोस्त भी तब मिलते हैं, खुश नसीब इंसान होते हैं। हर दोस्त जो है ना फिजा, उसके अपने अंदर एक पूरी दुनिया है, और वो दुनिया उस वक्त तक आपको नहीं मिलती जब तक वो दोस्त आपको नहीं मिलता। अगर आपके 3 या 4 अच्छे दोस्त हैं तो आप 3-4 दुनियाओं के मालिक हैं, 3-4 कायनातों के आप मालिक हैं। सर मुझे ना एक चीज़ बहुत बड़ी खटकती है, मुझे लगता है बहुत से दुनिया में ऐसे दोस्त यार हैं, हर अपने अपने ममालिक, अपने अपने कल्चर में कुछ जिस तरीके से भी कोई फ्रेंडशिप्स होती हैं, कुछ दोस्त मिलते हैं। वहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है वो ये लगती है कि महफिल में बैठे वो दोस्त जो आपका गहरा दोस्त है और उस महफिल में शामिल नहीं है, मगर बाकी 4 लोगों के साथ आप उसकी जो है ना बुराई सुन रहे हैं। आप कह कुछ नहीं रहे, उसके बारे में आपने बुरा भी नहीं कहा, ना बुरा बोला, ना बुरा सोच रहे हैं, मगर आपने उसकी बुराई सुनी और सुनने के बाद आप जाके दोस्त को बता रहे हैं, यार तुझे पता है तेरे बारे में ये कह रहे थे, वो कहते ना कि जिस वक्त उसकी बुराई हो रही थी आप उठते खड़े होते और आप कहते कि मैं उसकी बात नहीं सुन सकता, वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी बुराई नहीं होगी, और वो उस महफिल को छोड़ के उठ के चला जाए, वो दोस्त है। क्या कहेंगे? बहुत आपने मेरे दिल की बात की। शायद अगला जुमला मैं यही अदा करने वाला था जिसको आपने सवाल की शक्ल दे दी। मौला अली से किसी ने पूछा कि किसी शख्स को पहचानना हो तो कैसे पहचाने कि वो कैसा है? ठीक, उस शख्स से मिलना ज़रूरी है? कहा नहीं, उसके हमनशीनों से मिल लो, उसके हमनशीन बता देंगे कि वो शख्स कितना अच्छा है कितना बुरा है। मौला ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा कि किसी शख्स की अगर कोई खूबियां सबके सामने बयान करे और उसकी खामियां अकेले में बताए, वो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है आपका। तो खूबियां बयान करने वाला दोस्त है, ना कि दोस्तों के सामने खामियां बयान करने वाला दोस्त है। बड़ी बदकिस्मती हुई कि जो पीछे कोविड-19 आया उसकी वजह से 38 कंट्रीज में आइसोलेशन में 37% इजाफा हुआ। इस वक्त दोस्ती इतनी नीचे चली गई है फिजा
कि बाकायदा 30 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा को दोस्ती डे, फ्रेंडशिप डे मनाने की बात करनी पड़ रही है। हमारी सोसाइटी में हर दिन फ्रेंडशिप डे है। मुझे नहीं याद पड़ता, जब हम पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तो हमें संडे बहुत बुरा लगता था। जानते हैं क्यों? लोगों को तो स्कूल या कॉलेज जाना बुरा लगता है, हमें छुट्टी बुरी लगती थी। वाई? उस दिन हम दोस्तों से नहीं मिल पाते, नहीं मिल सकते थे। हाँ, अच्छा, फिर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अपने फादर की, जहाँ से मैंने ज़िंदगी में दोस्ती सीखी। फिर मैं बहुत छोटा था, क्लास 4 में था, मेरे फादर की कहीं ट्रांसफ़र कर दी गई नाजायज़। अच्छा। 2 माह भी हुए थे अब्बू की पोस्टिंग को, सरकारी मुलाजम थे, अब्बू इंजीनियर थे। अब्बू की ज़िंदगी में मैंने एक ही दोस्त देखा, उनका नाम मजीद लंबड़दार था। वो रवायती मैंने बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, तो मैट्रिक पास थे उस दौर के, तहमत पहनते थे वो। तो उनके भाई जो थे वो बहुत बड़े ऑफिसर थे। अब्बू के साथ हम लाहौर आए, गांव से लाहौर आए, और अब्बू मुझे साथ ले आए। फिजा इस तरह जैसे आप बैठी हैं, ऐसे सेक्रेटरी साहब बैठे थे, यहाँ पर अब्बू के दोस्त बैठे थे, यहाँ मेरे फादर बैठे थे बाएं हाथ, और सामने मैं बैठा था, बिल्कुल छोटा सा 4th जमात का तालिब इल्म। तो मेरे वालिद के दोस्त ने उस सेक्रेटरी से कहा कि ये जो मेरे बाएं तरफ बैठा, देखे बिना, ये जो बाएं तरफ बैठा है मेरा दोस्त है, इसकी ट्रांसफ़र रुकनी चाहिए। अच्छा। सेक्रेटरी साहब ने कहा मेरे फादर को कि ये ट्रांसफ़र नहीं रुक सकती। अब ज़रा दोस्ती का पहलू देखिए, खुदा की कसम। मजीद लंबड़दार ने कहा, सेक्रेटरी साहब जितनी आसानी से आपने मुझे ना कर दी है ना ऐसे देखते हुए, काश के मैं मुंह इधर को करके इसको भी कह सकता अपने दोस्त को ना। ये गर्दन उस वक्त तक इधर को नहीं मुड़ेगी जब तक ये हाँ नहीं कहती। वाह। मजीद लंबड़दार गर्दन कटवा देगा ना, मैं गर्दन मुड़ेगा अरे नहीं। वाह। और तारीख हुआ है, वहाँ पर आर्डर वापस हुए, रिवर्ट हुए। उसने कहा मेरे वालिद को वापसी पर कि अगर ये आर्डर रिवर्ट ना होते शबीर, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता। आह, क्या बात है। ये है फ्रेंडशिप, कि आप दोस्त की तरफ सर करके ना भी ना कह सकें उसको। वाह वाह वाह। और कितने कितने बड़े हमने एलिमेंट्स देखे हैं कि क्या क्या चीजें कुर्बान कर दी जाती हैं दोस्ती के लिए। मैं तो का जान हाजिर कर देते। एक कॉल है, कुलसुम की शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी कुलसुम जी, दोस्ती का टॉपिक है आज हमारा। जी जी, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन हमें तो कभी इतने अच्छे दोस्त मिले नहीं, लेकिन आपकी बातें जबरदस्त हैं। काशिफ फराज साहब की बातें क्या कहने। क्या बात है। अच्छा फिजा जी, आपसे भी एक बात है जी। आप इतना लंबा वक्फा लेती हैं और हमें बोर करती हैं, और हम भूल जाते हैं कि आपका प्रोग्राम का क्या मौजूद चल रहा था। अच्छा, ये ब्रेक जो है ना, ये जो पैसे आने दे दिन बदलने दे, ये अब हम कम करेंगे। एड्स जो है ना हम कम अच्छा, तो चलाएंगे। आप बेशक आधा घंटा कर लें, लेकिन बाद में ठीक है जी, हम प्रोग्राम ये के बाद आपकी में जो आधा घंटा सिर्फ आपकी ये जो आपकी शिकायत चलती है, आपसे। इट्स नोटेड, और हम ये जो है ना मोहसिन नकवी साहब तक पहुंचाएंगे कि प्लीज़ ब्रेक्स कम। बहुत शुक्रिया। ये भी आपका प्यार और आपकी दोस्ती है हमारे इस मॉर्निंग शो के साथ, मेरे साथ, मेरे मेहमानों के साथ। ये प्यार है आपका, इस दोस्ती की भी मैं कर्जदार रहूँगी। मुझे मेरे जितने फैंस हैं जो हमारे साथ रब्ता करते हैं, प्यार करते हैं, और सोचे देखिए लंबी ब्रेक पे भी नाराज़ हो रही है, ये नाराज़गी जो है मैंने दूर करनी है। फिर नहीं, मुझे तो उनकी बात से समझ आया कि लंबी ब्रेक नहीं, वो ब्रेक ही नहीं चाहते। वो कहते हैं आप उनके सामने रहें स्क्रीन पे, वो आपको देखते रहें, सुनते मोहब्बत का रहें। सिलसिला चेक करें। अच्छा, कुलसूम साहब ने जो सवाल किया, मैं चाहूँगा उसको ज़रूर मैं एड्रेस करूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से ये सवाल किया कि जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमें तो नहीं मिलते। हाँ। बहन, बात यह है, अच्छा दोस्त मिलता नहीं है, अच्छा दोस्त आपने बन के दिखाना होता है किसी को। जब आप किसी के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, वो खुद खुद आपका अच्छा दोस्त बन जाता है। सर, मैं इसको इस तरह भी कहना चाहूँगी कि दोस्ती की नहीं जाती, दोस्ती हो जाती है। और देखिए, याद रखिएगा मेरी बात, 4 खूबियाँ चाहिए दोस्त में। दाल वाओ सीन ते। दाल से दयानतदार, वा से वफादार, सीन से सच्चा, ते से ताबेदार। जब तक ये 4 खूबियां ना हो किसी में, वो कभी अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। दोस्ती, सुना लफ्ज दोस्ती। सती पता किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में जब औरत अपने खामद की चिता के ऊपर आग में जलकर मर जाती थी, क्योंकि इस खामद के बाद वो कहती थी मेरी जिंदगी कोई नहीं, उसे सती होना कहते हैं। 2 सती का मतलब पता क्या है? 2 बार सती होना। जो शख्स अपनी जिंदगी में 2 बार खुद को अपने दोस्त के लिए जला सकता है, मार सकता है, वो दोस्ती का हकदार है। 2 बार जिंदगी को मारना पड़ता है दोस्त के लिए, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करनी पड़ती सर, है। आज के ज़रा यूथ के ऊपर भी बात करना चाहूँगी, वो आप बड़ा अच्छा एलेबरेट करेंगे। मुझे बताइए, जो आजकल की जनरेशन में लड़ाई हो गई है, कहीं पंगा हो गया है, ऐसे कॉल किया और बोला यार ये मसला हो गया यहाँ पे,
ये साले को मैंने अभी सबक सिखाना है, पहुँच इधर। वो बेचारा भागा भागा आता है उसे पता होता है कि मेरा दोस्त पिट रहा है, मैनू भी पैनी पैनी है, मगर वो आता है चित्रौल होता है, वो भी पिटता है बेचारा। ऐसे दोस्तों के लिए क्या कहेंगे यार। हाँ, देखिए पता होता है उसको कि मैंने पिटना है। जी बिल्कुल, बात ठीक है। आ जाता है कॉल पे। असल बात ये कहते हैं दोस्ती और मोहब्बत अकल का निस्फ हिस्सा है। वाह, हमारी निस्फ अकल जो होती है वो दोस्ती में होती है, और इंसान अपनी अकल शऊर को समझते हुए भी कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो सकती है, मुझे मार पिट सकती है, मुझ पे हमला हो सकता है, मुझे नुकसान हो क्यों सकता है, पूछता है। तो बात ये फिजा, यही तो दोस्त है। वाह, अगर सोचना शुरू कर दे, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, हाँ, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। अकल सोचती रह जाती, इश्क तो कूद पड़ता है। वाह। दोस्ती तो इश्क होती है ना, मोहब्बत से अगला दर्जा है ये। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि क्या होगा, क्या नुकसान होगा, कौन सा रास्ता लंबा, कौन सा छोटा, क्या फायदे, फिर दोस्ती ना, फिर तो कारोबार हो गया। दोस्त की तो तारीफ ही ये है कि वो बिना सोचे हुए कूद पड़े, ये देखे बिना। मैंने कहा ना, वो ये फैसला बाद में करे कि किसका फायदा था, किसका नुकसान था, किसका कसूर था, किसका नहीं। तो दोस्त वो जो कहे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर वक्त आपके लिए तैयार रहे, दिन हो रात हो, देखे ना कि आप क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, वो कहे कि मैं आपके लिए तैयार हूँ। इसी को तो दोस्ती कहा जाता है। और क्या दोस्त की डेफिनेशन है। फिर आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत बात मौलाना नहजुल बलागा ने की। 3 बातें याद रखिएगा दोस्त के हवाले से। उन्होंने फरमाया, आपने कहा तुम्हारा दोस्त 3 मौक़ों पर तुम्हारी हिफाजत करता है। अगर इन 3 मौक़ों में किसी एक मौके पर भी हिफाजत ना करे, तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है। सुनिए कौन कौन से मौके हैं। सबसे पहले मुसीबत में, ये मौला कायनात फरमा रहे हैं। अब मुसीबत इससे बड़ी क्या होगी, जो भी आपने कहा कि मार पड़ रही हो और उसमें पीछे सोचता रहे यार मुझे मारना पड़ जाए। मुसीबत में जो साथ नहीं पाए वो किस चीज़ का दोस्त। नंबर 2 आपने फरमाया कि जब तुम गैर मौजूद हो किसी जगह पर, तुम्हारी मौजूदगी जाहिर करे वहाँ बैठकर, वो तुम्हारी बात करे, तुम्हारी गुफ्तगू करे, तुम्हारी तारीफ करे। और तीसरी फरमाया, अगर तुम दुनिया से चले जाओ तो वो तुम्हें दुनिया की यादों से तुम्हें मिटने ना दे, वो तुम्हें याद रखे, वो अच्छा दोस्त होता है। अरशद की कॉल है, शामिल करेंगे। फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी अरशद। हेलो हेलो, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी अरशद, जल्दी बताइएगा क्या है, ब्रेक का टाइम है हमारा, मगर आपकी कॉल रिसीव की है। क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? कॉल ड्रॉप। अच्छा जी, उन्होंने वैसे ही पूछना था कि अगर दोस्त नाराज़ हो जाए तो उसको कैसे मनाना चाहिए। हम अब इसको ब्रेक के बाद जो है इसका जवाब ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अरशद भाई आपको जवाब मिलने वाला है। टेक अ ब्रेक। जो दिल में दिमाग ना रखता हो वो होता है यार, जो हर पल कुछ भी बकता हो वो होता है यार, है ना। जो आंसुओं को मुस्कान में हंसी में बदल दे वो होता है यार, जो कुछ भी करके तेरा काम करता है वो होता है यार, जो हर पल तुम्हारे साथ हो ना वो होता है यार, जो हर प्रॉब्लम को मात दे वो होता है यार। ये शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा कहते हैं अपनी दोस्ती पे, तो मुझे लगा यहाँ पे मुझे कोट करना चाहिए। अच्छा, दोस्ती के तकाज़ों के ऊपर मैं कुछ आई थी, आप अपने कुछ ख़यालात बयान करें, जैसे ईमानदारी, मोहब्बत, लिहाज और ये सारी चीज़ें भी मुझे लगता है, एहतराम, ये भी काउंट करती है कि नहीं दोस्ती के बीच। फिजा, जो एक अच्छे इंसान की खूबियां हैं वो एक अच्छे दोस्त की खूबियां होती हैं। अगर कोई इंसान अच्छा नहीं है तो दोस्त अच्छा नहीं हो सकता। एक अच्छे इंसान में क्या खूबियां होती हैं? एहतराम आदमियत होता है, खुदी होती है उसके अंदर, एतमाद होता है उसके अंदर ऐब जोई नहीं होती, उसके अंदर खोज लगाना नहीं होता, उसके अंदर गीबत नहीं होती, उसके अंदर इल्ज़ामात नहीं होते, उसके अंदर ईमानदारी होती है, वफादारी होती है, ताबेदारी होती है, सच्चाई होती है, खूबसूरती होती है उसके अंदर। वही अच्छा दोस्त हो सकता है। डॉक्टर रॉबिन्स बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रॉबिन ने एक तहकीक की, उन्होंने fMRI स्कैन, जो स्कैनिंग होती है, फंक्शनल fMRI उसे हम कहते हैं, उसके अंदर पता चल जाता है कि आपके ब्रेन के अंदर जब भी कोई आपके साथ वाक़या होता है, इंसिडेंट होता है, तो आपके ब्रेन के अंदर तब्दीलियाँ क्या आती हैं। तो उन्होंने fMRI लगा के देखा कि जब इंसान को दोस्त मिलता है तो उसके दिमाग के अंदर वही तब्दीलियाँ आती हैं जो उससे रिवार्ड मिलने पे आती हैं, जो उसे अवार्ड मिलने पे आती हैं। दोस्त एक रिवार्ड की तरह होता है, यानी जो ही आप दोस्त से मिलें आपको लगे कि मुझे बहुत बड़ा कोई इनाम मिल गया है। दोस्त एक इनाम की तरह होता है आपके लिए, और सडन इनाम जिसका आपको पता भी ना हो कि आपको मिलने जा रहा है। तो उन्होंने बाकायदा इसको तजुर्बा करके दिखाया। एक हमारी बहुत खूबसूरत साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है कतरीना जॉनसन। कतरीना जॉनसन ने एक बड़ी कमाल की रिसर्च की।
मैं अभी रात ही पढ़ रहा था आपके प्रोग्राम के लिए, उसने 2 ग्रुप्स लिए और दोनों के जिस्म में पेन जो थी ना उन्होंने इंजेक्ट की कि ताकि दोनों को बराबर की जिस्म में दर्द हो। एक ग्रुप को एक कमरे में और दूसरे ग्रुप को दूसरे कमरे में रख दिया। तो एक कमरे वालों को पेन किलर के तौर पर मार्फिन का इंजेक्शन लगाया और दूसरे ग्रुप के लिए उनके जो करीबी दोस्त थे उनको कमरे के अंदर भेजा। तो उसने देखा कतरीना जॉनसन ने कि जहां दोस्त गए वो 5 मिनट पहले पेन ठीक हो गई उनके जिस्म की बनिस्बत मार्फिन इंजेक्शन के। तो उसने कहा कि दरअसल इंसान के अंदर इंडोर्फिन हार्मोन पैदा होता है। ये वैसे तो हैप्पीनेस हार्मोन होता है लेकिन ये पेन किलर हार्मोन भी है। मैं यहाँ से मेरे ज़हन में एक बात आई, पेन रिलीफ का काम किया। हाँ, मेरे ज़हन में एक बात आई कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा दोस्त वो है कि मैं जितनी भी तकलीफ में उससे मिलूं, अगर मेरी तकलीफ ठीक हो गई है, दर्द चला गया है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। क्या ज़बरदस्त पता चल जाता है दोस्त की पहचान का, किससे पता चल जाए। सर बताएं, दोस्त के साथ कारोबार करें तो, क्योंकि मोस्टली जितने भी जो हमने रिजल्ट्स देखे हैं, जो 2 दोस्त आपस में मिलकर कारोबार करते हैं, किसी काम में हिस्सा डालते हैं, पैसा शेयर करते हैं, तो उनकी दोस्ती ख़राब हो जाती है। हाँ, आपकी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जहाँ पर जब रिश्तेदारी में शक्ल बदलती है, उनका बेटा बेटी आपस में उनका रिश्ता कोई शादी की सूरत इख्तियार कर लें बच्चे, तो फिर उन 2 दोस्तों में भी थोड़े से ना डिस्टेंस आ जाता है। इसको इस तरह से देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की वैसी ही आजमाइश हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि औलाद एक आजमाइश है, पैसा एक आजमाइश है, उहदा एक आजमाइश है। इन चीज़ों को, इन आजमाइशों को मेरा ख्याल है दोस्ती में शामिल नहीं करना चाहिए। दोस्त को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। दोस्त के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर आपने कारोबार कर लिया है ना, फिर आप वो दोस्त ना कहें ना, अब वो आपका बिजनेस पार्टनर हो गया ना। डेफिनेशन चेंज हो गई अब आपकी। अगर आपने रिश्तेदारी कर ली है, अब दोस्त तो नहीं रह गया, अब तो रिश्तेदार हो गया। तो लोग तो कहते हैं कि अगर रिश्तेदारी कर लें तो फिर दोस्ती बड़ी गहरी हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम आजमाइश में पूरे उतरे। दोनों तरफ से अगर वो जो मैंने कहा सती होना, 2 दफ़ा कुर्बान होना। मौलाना से किसी ने पूछा, मौला कायनात से पूछा कि मौला ये कैसे पता चले मैं किसी का अच्छा दोस्त हूँ या दूसरा मेरा अच्छा दोस्त है। सुनिए क्या ज़बरदस्त डेफिनेशन आपने। मौलाना ने कहा कि जो तुम्हें खुशी के मौके पर याद आए तुम उसके बेहतरीन दोस्त हो और तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन अगर कोई शख्स तुम्हें गम की शिद्दत में याद आए तो दोस्त तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। अरे वाह। दोस्त वो है जो गम की शिद्दत में आपको याद आता क्या है, बात वो आपसे प्यार करने वाला दोस्त। असल दोस्त आपका वो है। अच्छा, 2 दोस्त हैं, ठीक है। अब 2 दोस्तों में बड़ी गहरी दोस्ती है, बड़ी पुरानी दोस्ती है, मगर किसी नाचाकी, किसी बात, किसी नाराज़गी की वजह से बहुत बड़ी दुश्मनी में बदल गई। और 2 दोस्त जब दुश्मन बनते हैं तो बड़े गहरे दुश्मन बनते हैं, ख़ानदानी दुश्मन बनते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के राजदार होते हैं। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं लौंडिया यार हैं। Yes. अब जब ये दुश्मन हो जाते हैं ना, और अगर उनके बच्चों में आपस में कहीं अटैचमेंट, प्यार हो जाए और वो शादी करने की ख्वाहिश रख लें, तो कुछ भी करके उनकी शादी नहीं हो सकती। दुनिया में वो आखिरी रिश्ता होगा जो ये कभी करवा भी दें। आपने बड़े केसेस देखे होंगे। इस सूरत हाल में फिर ये दोस्ती का रिश्ता जो है ये किस तरह निभाया जाए, आगे रिश्ता कैसे चलाया जाए? मुझे एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिल्म याद आ गई, दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब की इमली सौदागर। का बूटा, बेरी का पेड़। सौदागर में यही होता है कि बहुत अच्छे दोस्त बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं और ये हकीकी यही जिंदगी, फिल्म याद थी मुझे। हकीकी जिंदगी की कहानी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। असल में मसला ये होता है फिजा कि दुश्मनी जब दोस्तों में होती है तो दरअसल ये मोहब्बत की आखिरी हद होती है। अब आप कहेंगे दुश्मनी और मोहब्बत की आखिरी हद, उसकी वजह यह है कि जब इंसान दोस्त का दुश्मन बनता है तो वो तवक्को नहीं कर रहा होता कि कोई ऐसा दिन भी आएगा कि मेरा दुश्मन बन सकता है। इस वजह से जब वो बनता है तो आम दुश्मनी की निस्बत वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है आपके लिए कि तुम भी, वो ब्रूटस यू टू वाला जो डायलॉग है ना शेक्सपियर का कि ब्रूटस तुम, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कभी कि ब्रूटस भी मुझे मार सकता है, तो ब्रूटस ही मारता है बाज़ का बहुत करीबी। इसी पर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा दोस्त जो है वो है कि अगर कभी ज़िंदगी में तुमसे नाराज़ हो जाए, तुमसे परेशान हो जाए या तुम्हारा दोस्त ना रहे तो वो पिछली अच्छी यादों को याद करते हुए तुम्हारे खिलाफ कोई जुमला ना बोले, तुम्हारे खिलाफ कोई अमल ना करे। दोस्त तो होता ही वो है। अगर ऐसा हो गया है कि वो अमलन दुश्मनी में तब्दील हो गया है तो फिर एक बात आप जहन में रख लीजिए, वो आपका कभी अच्छा दोस्त था ही नहीं। खलील जिब्रान ने बड़ी खूबसूरत बात की। उससे किसी ने पूछा कैसे पता चले कि मेरा दोस्त है कि नहीं? उसने कहा अगर तुम्हारा दोस्त है उसे आज़ाद छोड़ दो, अगर वो लौट आए तुम्हारा दोस्त है, अगर वो लौट कर ना आए वो कभी तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। वाह क्या बात है। पता इस तरह चलता है क्या बहुत आला। फिर याद रखिएगा कि दोस्ती में मजाक वो होता है जिसमें दोनों लोग बराबर का हंसें। अगर दोनों में से एक हंस रहा है और दूसरा खामोश है तो आपकी दोस्ती कभी अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, बहुत अच्छा लगा आज दोस्ती का टॉपिक एलैबोरेट करके बात करके। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, मगर काशिफ साहब कहीं नहीं जा रहे He is with us. कि जब याद का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे पल जो सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर, मुद्दत से मैं रात गए तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थीं फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे, मैं शहरे चमन से गुजरूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। आज बात करें हम दोस्ती के ऊपर, और दोस्ती के लिए हम ये भी यहाँ पर जो है ना एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो दुश्मनी है, जिस दोस्त से हम इतनी यारी रखते हैं, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, हम उस पोजीशन पे कैसे पहुँच जाते हैं कि हम उसी दोस्त के दुश्मन भी हो जाते हैं। साइकोलॉजी में ना एक कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि दोस्ती मुस्बत रवैये का नाम है। अगर ये मुस्बत रवैया वाक़तन दोनों तरफ से है, दो तरफा है, तो कैसे मुमकिन है जैसे आपने कहा कि वो दुश्मनी में तब्दील हो जाए? कभी किसी के बहकावे में, हाँ, असल बात कभी ये है। किसी लालच में। ये एक है ना असल दोस्त बात। अगर दूसरे दोस्त को परवान चढ़ता कभी देखता है, उसकी अच्छी गाड़ी देखेगा, उसकी अच्छी शोहरत देखेगा, तो एकदम से कुछ ना कुछ ये सिचुएशंस आपने देखा है लोगों में पैदा हो जाती है, और आम हमने सुनी है। माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये वो जो फैक्टर्स टीपू हैं। कक्के वाले का जो बेटा अभी जी 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 जी। ठक्का, क्या नाम था उनका, हाँ, थे। जो उसके दोस्त ने हाँ, उसके उन्होंने दोस्त को मारा, मरवाया, जो दोस्त वो को किस्सा आपको मरवाया। पता होगा। जी, जी। उसके बारे में देखें ना आप। हाँ, इसी वजह से कहा जाता है ना कि दुश्मनों से मैं निपट लूंगा, मुझे दोस्तों से बचाया जाए। ये इस तरह के दोस्तों की बात करें ना, जिसका आपने हवाला दिया अभी, तो मैं अभी कह रहा था कि नफ्सियात में 4 फैक्टर बड़े अहम होते हैं। अगर इन 4 फैक्टर्स पे आपकी दोस्ती है तो कभी दुश्मनी में नहीं बदलेगी, याद रखिएगा। पहला क्या है? पॉजिटिविटी, यानी अगर आप मुस्बत हैं दोनों लोग तो कभी मुमकिन नहीं है कि वो मनफी में बदल सके, चाहे जितनी मर्जी लोग ऐब निकालें, आपके बारे में बातें करें या आपके कान भरें। दूसरा जो एलिमेंट है वो है स्पोर्टिवनेस, कि एक दूसरे की मदद करना। देखिए, जब 2 दोस्त होते हैं ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही पेडिस्टल पे खड़े हों, एक ही तरह सोच रहे हो, एक ही तरह काम कर रहे हों। यहाँ मुमकिन है कि एक ज़्यादा अच्छा हो, एक में कोई प्रॉब्लम हो, एक में मसला हो, एक में ना हो। स्पोर्टिवनेस क्या होती है कि जब कोई एक डाउन है, जब कोई एक नहीं काम कर पा रहा तो दूसरा उसको मदद करे। जब आप मददगार बनते हैं तो कभी आप दुश्मन नहीं बनते। तीसरा जो बहुत बड़ा एलिमेंट है उसके अंदर ओपननेस। दोस्ती हमें ओपनली गुफ्तगू करना, खुले जहन का मालिक बनाती है। हम हर तरह की बात दोस्त से कर सकते हैं। हाँ ना। अच्छा, दोस्त ही से तो सिर्फ कर सकते हैं, और तो किसी में कर ही नहीं सकता अंदर की नहीं बातें। भाई। और अगर कल वही मेरे खिलाफ उन बातों का इस्तेमाल करे तो ओपननेस का तो आपने फैक्टर का तो बेड़े गर्क कर दिया। ऐसे और ही। आखिरी चीज क्या है? इंटरेक्शन। अगर दोस्त से मेरा इंटरेक्शन नहीं है, अच्छा, इंटरेक्शन ये नहीं होता मैं रोजाना बात करूं, रोजाना मिलूं। इंटरेक्शन ये होता है कि वो जहां भी है मैं उसके साथ कनेक्ट महसूस करूं। सर एक और चीज़, अगर एक दोस्त, पुराना दोस्त, दोस्ती बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहा है, बीच में एक नए दोस्त की एंट्री हुई है जो 4-4 दिन बस उसको अभी मिल रहा है, 4 दिन हुए मिल, मगर वो जो पुराना दोस्त है उससे ज़्यादा उसको तरजीह दे रहा है, वहाँ पर भी एक बड़ा जेलसी फैक्टर आता है दोस्तों में कि यार व्हाट इज़ दिस, मैं जान देता हूँ, मैं निछावर हो चुका हूँ उसके पीछे, ये 4-4 अभी दिन हुए इसको मिले हुए तो ये उसके पीछे भाग रहा है। ऐसी सिचुएशन में दोस्त क्या करे? एक तो आपने मुझे गाना याद करा दिया कि तेन भुल गए ने यार पुराने, नवियां दे लड़ लग के। आए हाय हाय, तो इसलिए कहा जाता है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। वाह। क्योंकि पुराने ने हर तरह की भट्टी में से गुजरकर दोस्ती को सस्टेन एंड मेंटेन किया होता है। नए बंदे को भी आपने आजमाया ही नहीं उन मुश्किल हालात में, उन फैक्टर्स के ऊपर। सो नई दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ पुरानी दोस्ती करना नफ्सियाती खोखलापन है, इसे हम हालुनस कहते हैं। हालुनस ये होती है कि कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस हो रही है आपको पुरानी दोस्ती में, इसी वजह से आपको नई दोस्ती की ज़रूरत पड़ी। तो पुराने दोस्तों को भी चाहिए कि वो ओवरहाल करते रहें अपनी दोस्ती को, यानी हर वक्त उसे अपडेट करते रहें, मॉडर्नाइज करते रहें, कमी नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। देखिए ना, गैप आता है कहीं ना कहीं पर इंटरेक्शन का, ओपननेस का, बात करने का, दिल की बात करने का, सपोर्टिव होने का, साथ चलने का। देखिए ना, अब प्रॉब्लम ये हुई है कि आपकी और मेरी जहाँ भी की दोस्ती थी तो दरअसल वो दोस्ती यादों पर खड़ी थी। मैंने आज आप अपनी किसी दोस्त की बात, अभी आप मुझे ब्रेक में बता रही थी, तो यादों की बात बता रही थी ना कि फ़लाँ जगह ऐसे किया, फ़लाँ जगह हम करते थे, फ़लाँ स्कूल जाते थे, फ़लाँ खाते थे, फ़लाँ सैर करते थे। अब क्या प्रॉब्लम आज के दौर में, गैजेट्स का दौर है, सोशल मीडिया का, बच्चे बाहर ही नहीं निकलते। दोस्ती यादों पे मबनी होती है। जब यादें ही नहीं है कोई,
आप मोबाइल पे दोस्त बने हुए हैं या आप टैब पे दोस्त बने हुए हैं, आपके इंटरेक्शन नहीं है, आपने इकट्ठे खाने नहीं खाए, आपने मारे नहीं खाई, जैसे आपने कहा आपने लड़ाइयाँ नहीं की, आपने दुख नहीं सहे, तो फिर दोस्ती कैसे आगे बढ़ सकती है? वाह जी, थैंक यू सो मच काशिफ साहब, बड़ा मज़ा आया दोस्ती पे बात करके। एक मेरा ही सॉन्ग है, उसके आखिरी के अशार दोस्ती के लिए मैं यहाँ पे डेडिकेट करूँगी कि हाय अल्लाह, तू दूर ना जाखियाँ तो सोढ़िया, वाह। तू दूर ना जाखियाँ तो सोढ़िया। खुदा हाफिज़। बहुत अच्छे।